बाद मंच पर विराजमान भारत डायमंड बुश के अध्यक्ष श्री अनूप भाई मेहता, श्री भरत भाई शाह, श्री अरुण भाई, मेरे छोटे भाई श्री उद्धव गोपीनाथ मुंडे, श्री आशीष शेलार, श्री विनोद तावड़े जी, मंच पर विराजमान डायमंड इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी महानुभाव और हिंदुस्तान को चमकाने की कोशिश कर रहे आप सब डायमंड के व्यापारी भाइयों, यहां पहुंचने तक मुझे अंदाज नहीं था कि ये कार्यक्रम भी इतने जोम और जुस्से से भरा हुआ हो। इसी यूनिवर्सिटी में जाएं, यूथ के कन्वेंशन में जाएं, वहां जो दृश्य दिखता है उससे भी ज्यादा जोश करने वाला दृश्य आप लोगों के बीच मैं सोच रहा था कि रुपया गिरता चला जा रहा है, डॉलर ताकतवर हो रहा है, हीरे की चमक कम होती नजर आ रही है। कहीं ऐसा तो न हो कि हीरे वालों की भी चमक कम हो जाए। लेकिन आज मुझे यहां दिखाई दिया, संकट कितना ही गहरा क्यों न हो, लेकिन ये हीरे की तरह मजबूत है, इतने जल्दी इनकी चमक जाने वाली नहीं। और हीरे का उद्योग ऐसा है, हर 2-4 साल के बाद कोई न कोई संकट आता है। और ये संकटों का सिलसिला पिछले 9 साल से लगातार चल रहा है। अब निर्णय आपको करना है। निर्णय आपको करना है कि हीरे की चमक जैसे हमारे देश को भी चमक आता है, ये निर्णय दोस्तों, हीरे बहुत चमकाए, अब वक्त है हिंदुस्तान को चमकाने का। और अगर आप निर्णय करें, इस देश को चमकने से कोई रोक नहीं सकता। मित्रों, इन दिनों देश को कई प्रकार के ग्रहण लगे हुए हैं। अनेक अनेक ग्रहों की छाया इस देश को तबाह कर रही है। लेकिन
ये काल अब ज्यादा से ज्यादा 8 महीने का ही है। ठीक 9 महीने के बाद सब संकटों को परास्त करता हुआ नई शक्ति और सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ेगा। मित्रों, आज देश की हालत यह है, किसी को किसी पर भरोसा नहीं है। भरोसा टूट चुका। मित्रों, अगर कोई देश, कोई समाज, कोई परिवार एक बार अगर भरोसा टूट जाए तो न वो परिवार खड़ा हो सकता है, न वो समाज खड़ा हो सकता है, न ही वो देश खड़ा हो सकता है। भरोसे का संकट है मित्र। कल प्रधानमंत्री जी अमेरिका में नवाज शरीफ को मिले। इसमें तो भरोसा करो। मिले थे। बाद में भारत सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिक्शनरी में जितने ताकतवर शब्द होते हैं वो सारे शब्द खोज खोज करके देश की जनता को परोसा गया। उनका हौसला, उनकी हिम्मत, ये खबरें फैलाने की कोशिश की गई। 24 घंटे से टीवी पे, रेडियो पे, अखबारों में भारत सरकार की बात बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, सुनाई जा रही है। आपने भी सुनी है ना? मैं एक छोटा सवाल पूछता हूं, क्या आपको भरोसा है? सरकार के किसी दावे पर भरोसा है? अंदर मिलकर के कोई बात की होगी ऐसा लगता है? मित्रों, ये संकट है। भरोसा टूट चुका है मित्रों। किसी चीज में भरोसा नहीं है। आप किसी को एसएमएस करते हो, बाद में फोन करते हो, मेरा एसएमएस मिला, क्यों? भरोसा नहीं है। बेटी घर से जाए ऑफिस में नौकरी के लिए तो मां बाद में फोन करके पूछती है, बेटी पहुंच गई? क्यों? चिंता सताती है। चिंता सताती है, कहीं वो पहुंच पाएगी कि नहीं पाएगी। मित्रों, देश में एक ऐसा माहौल बना है, इंसान का इंसान पर से भरोसा टूट चुका है। देश का नौजवान
कड़ी मेहनत करता है, मां बाप कष्ट उठाकर के बेटे को पढ़ाते हैं, लेकिन उसे भरोसा नहीं है कि पढ़ने के बाद जिंदगी ठीक से जीने का प्रबंधन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। 2009 जाते जाते ये आशा अपेक्षा का गुब्बारा फूट गया और फिर जो देश गिरता चला मित्रों, आज हम कहीं के नहीं रहे। मित्रों, दिल्ली में एक ऐसी सरकार चली है जो देश को साथ नहीं रख पाई है। मित्रों, सार्वजनिक जीवन में आलोचनाएं होती हैं, टीका टिप्पणी होती है, विरोध होते हैं, ये लोकतंत्र का चरित्र है और वो बुरा नहीं है, लेकिन कभी भी कोई सरकार ऐसी नहीं हो सकती कि देश उनके साथ चलने को तैयार ना हो। आज दिल्ली में एक ऐसी सरकार है, हिंदुस्तान उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। मित्रों, सार्वजनिक जीवन में, हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन में आजादी से अब तक जितनी आलोचना, जितनी गालियां, जितनी टीका मोदी की हुई है, शायद किसी की हुई हो। गूगल गुरु के पास जाकर के पूछो नरेंद्र मोदी का आता पोता, और वो जो सारा मिले उसके अगर प्रिंट आउट निकालो तो ये जगह कम पड़ जाएगी, इतने कागज छप छप करके निकले कि उन्होंने हिंदुस्तान की पूरी अवस्था पर से उनका कंट्रोल खो चुका है। उनका अगर कंट्रोल है तो सिर्फ सीबीआई पर है। थोड़ा बहुत है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर है। वो आज देखेंगे, वीडियो आज रात को देखी जाएगी। मोदी के साथ हाथ किसने मिलाया, मोदी को माला किसने पहनाई, फिर वहां लिस्ट बनेगा, इनकम टैक्स की रेड कहां से शुरू करें। क्या लोकतंत्र में, सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार के बदले की भावना से देश चल सकता है क्या मित्रों? ये आए दिन यही करते हैं और उनको परेशानी ये है पिछले 10 साल से मोदी पर इतने जुल्म किए, लेकिन ये किस मिट्टी का बना हुआ है, इसको कुछ होता नहीं। मोदी उस मिट्टी से बना है जिस मिट्टी से सरदार पटेल बने थे, उसी मिट्टी में हम पैदा हुए। मित्रों, अभी नंबर 1 डायलॉग मुझे चांदी से तोला गया। इनकम टैक्स वालों को जानकारी देता हूं, मैं चांदी ले जाने वाला नहीं हूं, आपका समय बर्बाद मत करना। ये जो चांदी से मुझे तोला गया है, उससे जितने ही रुपये मुझे मिल रहे हैं वे सारे रुपये सरदार वल्लभ भाई के स्टैच्यू बनाने के लिए खर्च किए। मित्रों, चाइना ने अपनी पहचान बनाने के लिए क्या किया?
सांघाई बनाया, सारी दुनिया के सामने सांघाई दिखाया, चाइना ने एक ताकत का परिचय करवाया। दुनिया का हर देश पूरे विश्व पर छा जाने के लिए कोई न कोई तौर तरीके ढूंढता है। मतलब हमारा भी एक सपना है, उस सपने में मुझे आपकी मदद चाहिए, करोगे? पक्का वादा? वो भरोसे वाली बात नहीं होनी चाहिए। मित्रों, हम गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का विश्व का सबसे ऊंचा स्मारक बनाना चाहते हैं। और सबसे ऊंचा मतलब पता है? आज दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। हम बनाएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और उसकी साइज होगी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से डबल। मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की एकता के लिए काम किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चाणक्य के बाद 400 साल के बाद हिंदुस्तान की धरती पर इतना महान काम उस महापुरुष ने किया था। लेकिन एक परिवार ने उसको भुला देने के लिए 60 साल तक कोशिश की। और हम वो हिसाब चुकता करना चाहते हैं। उन्होंने देश की एकता के लिए काम किया था, इसलिए इस स्मारक का नाम रखा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। वे लोग पुरुष थे, देश की एकता के लिए जिए थे, वो किसान के बेटे थे। और इसलिए हम इस स्मारक के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को जोड़ना चाहते हैं, भावात्मक रूप से एक करना चाहते हैं। इसलिए हमारी योजना है कि हिंदुस्तान के हर गांव से लोहा एकत्र करेंगे। लोहा, लोगों से लोहा मांगेंगे, क्योंकि वो लोह पुरुष थे। लेकिन अगर किसी गांव में गए और कोई कहे कि साहब हमारे यहाँ एक पुराने जमाने की, शिवाजी के जमाने की एक तोप है, ले जाओ, पूरा पुतला उसी से बन जाएगा। न हमें तोप चाहिए, न हमें तलवार चाहिए, हमें तो किसान जिस औजार से खेती करता है वो औजार का लोहे का टुकड़ा चाहिए। क्यों? वो किसान थे। लोहा क्योंकि लोह पुरुष थे, और हर एक गांव से क्योंकि पूरे देश को मुझे एकता के भाव से भावात्मक रूप से जोड़ना है। इस 31 अक्टूबर के बाद, 31 अक्टूबर सरदार पटेल की जयंती है, उसके बाद पूरे देश में अभियान चलाएंगे। आप भी हिंदुस्तान के जिस जिले में आपकी पहुंच हो, जिस तहसील में आपकी पहुंच हो, जिस गांव में आपकी पहुंच हो, आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई स्टैच्यू के लिए किसान के खेत में काम आया औजार का लोहे का टुकड़ा, और उसको पिघाल करके, मेल्ट करके इस भव्य स्मारक की पूरी रचना में उसका उपयोग किया जाएगा। और जहां आज नर्मदा डैम के पास सरदार सरोवर डैम जो है सरदार वल्लभ भाई के पटेल के नाम पर है,
वहां इसको बनाएंगे। आप अगर कभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वेबसाइट पर जाओगे तो पूरी चीज मिल जाएगी देखने के लिए। और ये चांदी जो मुझे आपने दी है, वो सारे पैसे मैं उस काम के लिए दे दूंगा। जिन्होंने ये काम किया है उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं। एक पवित्र काम की शुरुआत की है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, आपने गर्मजोशी से स्वागत किया, सम्मान किया। आपने एक संदेश दे दिया है परिवर्तन का। ये आपकी गर्मजोशी, ये आपका उत्साह, ये उमंग मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं का तो हौसला बुलंद करता है, लेकिन उनकी नींद हराम करता है। और जैसे जैसे इनकी नींद हराम होगी, आने वाले 6 महीने में बिना नींद को रहने वाला इंसान पता नहीं क्या क्या कर बैठता है, वो सब करेंगे, वो सब कर बैठेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, मैंने कहा ठीक 9 महीने के बाद देश सुराज्य के मार्ग पर चल पड़ेगा। झी 24 तास, एक पाऊल पुढे।